नमस्कार साथियों, मैं मनीष पुराल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो काफी धमाकेदार चल रही होंगी। अब इन्हीं तैयारियों को और धांसू बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था की किताब का अध्याय 5 भारत में मानव पूंजी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इंडिया। और आज उसका अध्याय 5 का लेक्चर भी हमारा 5 है। तो चलिए गुरुजी, आज क्या क्या टॉपिक लेकर के आए हो? आज और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मानव पूंजी और मानव विकास। और उसके बाद ये मानव पूंजी की निर्माण की स्थिति क्या है भारत में, कि कहां तक निर्माण पहुंचा है, कहां तक नहीं पहुंचा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। मानव पूंजी और मानव विकास, ठीक है, इन दोनों शब्दों का हम इंग्लिश मतलब वैसे जानते हैं, फिर भी हम यहां पे लिख लेते हैं, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, मानव पूंजी और मानव विकास। यार सर, शब्द दोनों ऐसा लग रहा है कि एक ही है सर। ये आप गलती से तो नहीं लिख करके लाए ना सर? सही सही बताइएगा, आप गलती से तो नहीं लिख करके लाए ना कि मानव पूंजी लिख रहे हो तो बस एक ही लिखना था, ये और लगा करके? अरे नहीं भाई, ये मानव पूंजी और मानव विकास मिलते जुलते से शब्द हैं, ये जुड़वा भाई बहनों की तरह हैं, परंतु इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, थोड़ा बहुत अंतर है। और थोड़े बहुत को अंतर को भी हमें समझना जरूरी है। और ये थोड़ा बहुत अंतर समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि जिससे कि हमारे मार्क्स ना कटे। हमारा मार्क्स में अंतर नहीं रहना चाहिए, मार्क्स तो पूरे में से पूरे ही आने चाहिए। और जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं जिनके ये 12th में चलती है, उनके लिए तो बाबा रे बाबा बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, उनके तो बिल्कुल ही मार्क्स नहीं कटना चाहिए। 11th वाले तो फिर भी भैया 80 में से 70-65 भी ले आएंगे तो चल जाएगा। 12th वालों के तो भैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, 80/80 ही चाहिए अपन को, ठीक है, आधा नंबर भी नहीं कटने देंगे। ये दोनों पारिभाषिक शब्द मिलते जुलते भले ही प्रतीत होते हो, पर इनके बीच स्पष्ट अंतर है। तो ये दोनों शब्द जो आपको है मिलते जुलते से लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, जैसा कि अभी आपको लगे मानव पूंजी और मानव विकास, परंतु इनमें एक स्पष्ट अंतर, एक बिल्कुल क्लियर जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। मानव पूंजी की अवधारणा शिक्षा और स्वास्थ्य को श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम मानती है। देखिए, अब मानव पूंजी की जो अवधारणा है, जो मानव पूंजी का हमारा आइडिया है, वो क्या कहता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है, हमारे एजुकेशन और जो हमारी हेल्थ है, वो श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम है। माध्यम का मतलब क्या होता है बेटा? मीडियम। आज मैं घर से यहाँ पर ऑफिस आया, किससे आया? बाइक से आया। तो ये बाइक मेरा एक मीडियम है मुझे घर से यहाँ तक लाने के लिए, ठीक है। आप आज मुझे मोबाइल में पढ़ रहे हैं तो मोबाइल आपका मीडियम है आपको पढ़ाई कराने के लिए। तो अब उसी प्रकार से क्या, श्रम की उत्पादकता बढ़ाना, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी होती है ना बच्चों, उसको बढ़ाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरी है। श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का मतलब यह है कि वो जितना काम करते हैं, काम करने की उनकी कितनी कैपेसिटी है, कितना ज्यादा काम कर सकते हैं, वो बढ़ाने के लिए हमें शिक्षा और स्वास्थ्य को हमने क्या माना है? माध्यम माना है। अगर शिक्षित व्यक्ति होगा ज्यादा काम करेगा, अगर स्वस्थ व्यक्ति होगा तो ज्यादा काम करेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा और जो स्वास्थ्य है उसको श्रम की उत्पादकता, प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी बढ़ाने के माध्यम के लिए मीडियम के तौर पर इस्तेमाल कराया गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने यहां पर आने के लिए बाइक का इस्तेमाल करा और आपने पढ़ने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करा। ओके, ये यहां पर दिखाया गया है, पैसा ही पैसा। मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग है, क्योंकि जब लोगों में पढ़ने लिखने तथा सुदीर्घ स्वस्थ जीवन यापन की क्षमता आती है, तभी वह ऐसे अन्य चयन करने में सक्षम हो पाते हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो देखो, मानव पूंजी तो किस आधार है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। मानव पूंजी की जो अवधारणा है, मानव पूंजी का जो आइडिया है, वो तो ये कहता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्यों दिया जाए, जिससे कि श्रम की उत्पादकता बढ़े, इसलिए मान रहे हैं। हम उसको सिर्फ एक मीडियम मान रहे हैं। क्या भैया, अगर आप शिक्षित और स्वस्थ रहोगे तो आप ज्यादा उत्पादन कर पाओगे, जो खुद के लिए, देश के लिए बहुत अच्छी बात है। मानव विकास क्या है? मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट ये मानता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को आप उत्पादकता को तो एक साइड में उठा करके गोली मारो, उनको तो बाहर फेंको, परंतु शिक्षा और स्वास्थ्य ये तो अभिन्न अंग है। मानव विकास ये मानता है एक ऐसा अंग है जिसको आप अलग कर ही नहीं सकते, ये तो चाहिए ही चाहिए। ये उत्पादकता बढ़ाना, प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ा देना, ये सब कुछ तो बाद की बात है।
भाई ये तो अभिन्न अंग है। जैसे व्यक्ति के लिए खाना जरूरी है, व्यक्ति के लिए पीने के लिए पानी जरूरी है, व्यक्ति के जीने के लिए सांस जरूरी है, उसी प्रकार से भैया ये तो व्यक्तियों के लिए बड़ी आवश्यक है। शिक्षा और स्वास्थ्य तो बड़ा ही जरूरी है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, उससे तो आप अलग ही नहीं कर सकते। तो मानव विकास का टॉपिक तो ये कहता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य बड़ी जरूरी है। ये उत्पादकता तो बात की बात है, क्योंकि जब व्यक्ति पढ़ लिख लेगा और सुदीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बेटा लंबा जीवन, लंबा, और सु मतलब अच्छा, ठीक। एक तो क्या होता है लोग काफी साल तक जीते पर बीमार से जीते हैं, अरे आज ये हो गया कल ये हो गया, और एक जीते भी लंबे साल और बिल्कुल स्वस्थ, जिनको आप 80 साल की उम्र में भी देख लो तो ऐसा है कि आपको मुझे तो उठा करके फेंक दे ठीक है ना। तो सुदीर्घ जो स्वस्थ जीवन यापन करते हैं, जो अच्छे से जीवन को जीते हैं, तो वो फिर क्या है, निर्णय अच्छे ले पाते हैं, ठीक है। फिर वो बाकी दूसरी चीजों के लिए कायम हो जाते हैं कि अभी मुझे ये काम करना है या नहीं करना। तो इसलिए मानव विकास ये कहता है कि भैया ये तो अभिन्न अंग है। तो यहाँ पे मानव पूंजी में और मानव विकास में डिफरेंस आया। मानव पूंजी ये कहता है कि श्रम की उत्पादकता, प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य मिलना चाहिए। पर मानव विकास कहता है कि भैया श्रम की उत्पादकता को तो एक बार उठा करके गोली मारो, परंतु ये तो अभिन्न अंग है, जीवन के लिए जरूरी है। जैसा पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना और जीने के लिए स्वास्थ्य जरूरी है, वैसे ही ये भी जरूरी है। मानव पूंजी का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है। ये साध्य है उत्पादकता में वृद्धि। साध्य का मतलब यहां पर अपन एक प्रकार से मान सकते हैं गोल। किसी गोल की प्राप्ति के लिए हमने क्या माना है, साधन माना है, ठीक है। आज आप लोगों को आपकी क्लास में टॉप करना होगा। आपको क्लास 12th में अगर सीबीएसई के बच्चे हो वो देख रहे हैं तो उनको बोर्ड को टॉप करना होगा। उसके लिए जरूरी क्या है, पढ़ाई जरूरी है, और पढ़ाई में भी अच्छी पढ़ाई जरूरी है जो कि आप लर्निंग शेयर से करते हो, और उसके लिए आपको मोबाइल जरूरी है। तो मोबाइल आपको बोर्ड टॉपर, आपको क्लास टॉपर बनाने के लिए क्या है कि एक साधन है, ठीक है। आपका जो गोल है उस गोल को अचीव करने के लिए एक मीडियम है मोबाइल, क्योंकि आप उससे पढ़ोगे तभी तो आप अच्छे से मार्क्स लेकर के आ पाओगे। तो उसी प्रकार से मानव पूंजी क्या कहता है कि मानव पूंजी का ये विचार है कि शिक्षा, स्वास्थ्य ये क्या है, एक गोल की प्राप्ति के लिए साधन है, ठीक है। एक गोल को प्राप्त करने के लिए आपके लिए क्या है, साधन है। जैसे कि आपको बोर्ड टॉप करना, क्लास टॉप करने के लिए पढ़ना जरूरी है, और पढ़ने के लिए आपको मोबाइल की आवश्यकता होगी। तो मोबाइल आपका साधन हो गया और गोल आपका टॉपर हो गया। तो एक गोल को पाने के लिए मीडियम के तौर पर हम मानव पूंजी का इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर जो गोल है वो क्या है, उत्पादकता में वृद्धि, ठीक है। प्रोडक्शन जो हो रहा है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी जो है उसमें, देखिए उत्पादकता का मतलब होता है बच्चों प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब जो व्यक्ति उत्पादन कर रहा है उसकी उत्पादन क्षमता में, उसकी कैपेसिटी में इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। उसकी कैपेसिटी में इंक्रीज होना चाहिए। और वो कैसे होगा, जब वो स्वस्थ रहेगा और ज्यादा शिक्षित रहेगा, ठीक है। तो मीडियम यहाँ पर क्या है, साधन हमारा क्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य। और वो क्यों, हमारा गोल क्यों शिक्षा और स्वास्थ्य क्यों दी जा रही है, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। इस मतानुसार शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया निवेश अनुत्पादक है अगर उससे वस्तु और सेवाओं के निर्गत में वृद्धि ना हो। तो इन्होंने कहा कि अगर ये थ्योरी को हम अपना करके चलें, इस बात के अनुसार अगर हम देखें, इस मत के अनुसार, इस बात के अनुसार, इस विचार के अनुसार अगर हम देखें, तो हमने जो भी पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्चा करा है, जो भी पैसा हमने शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्चा करा है, अगर उससे वस्तु और सेवाओं के निर्गत मतलब आउटपुट में, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन में कोई वृद्धि ना हो, तो बच्चों वो अनुत्पादक है, वो अनप्रोडक्टिव, मतलब वो बेकार है। मतलब आपने शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्चा भी करा और उसके बाद भी अगर हमारे प्रोडक्शन में वृद्धि नहीं हो रही है तो भैया फिर वो बेकार है। शिक्षा और स्वास्थ्य पे पैसा जो खर्च करा है वो बेकार है। जैसे कि मेरे माता पिता मुझे कभी कभार ये कहते हैं, तुम्हें इतना पढ़ाया, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया, तुझे ये कोचिंग कराई, वो कराई, इतना पैसा खर्च करा, सरकारी नौकरी तो लगाई नहीं, तेरी पढ़ाई बेकार है ठीक है ना, तेरी पढ़ाई बेकार है। तो उनका क्या है कि मैं सरकारी नौकरी पा लेता ना, सरकारी नौकरी चाहे कोई सी हो वो पा लेता, तो शायद उनको मेरी शिक्षा पे पैसा खर्च करवा उसका मजा आ जाता। हमेशा कहते हैं यार तुम्हारे शिक्षा पे पैसा खर्च करा, इतना पैसा लगाया, इतना पैसा लगाया, कोई मजा नहीं आया, इससे अच्छा तो तुम्हें अनपढ़ रख देता तो वो बेहतर था। तो उनके लिए गोल क्या था कि सरकारी नौकरी था, ठीक है ना। तो अपना, मेरा मकसद किसी सीट पे जाकर के राज करना नहीं, मेरा मकसद आप लोगों के दिलों पे राज करना है कि बच्चों को चीज़ें समझ में आए,
बच्चों के लिए बच्चों का प्यार मिले, ठीक है, सरकार की तनख्वाह मिले या ना मिले, आप लोगों का प्यार मिलना चाहिए। बाकी पैसा तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैसा भी जरूरी है, पैसा भी मिलता ही है और आप लोगों का प्यार भी मिलता है, दोनों ही मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पे मैंने जैसे आपको घर का बताया, वैसे ये है कि अगर शिक्षा स्वास्थ्य में निवेश करने के बाद आउटपुट में इंक्रीमेंट ना हो तो बेकार है वो, यहाँ पर पैसों को दर्शाया गया है। मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं साध्य भी है। भले ही शिक्षा स्वास्थ्य आदि पर निवेश श्रम की उच्च उत्पादकता में सुधार नहीं हो, किंतु इनके माध्यम से मानव कल्याण का संवर्धन तो होना ही चाहिए। अब मानव पूंजी तो ये कहता है कि भाई अगर आपकी शिक्षा पे खर्चा करा, स्वास्थ्य पे खर्चा करा तो प्रोडक्शन बढ़ना ही चाहिए, नहीं तो बेकार है। परंतु मानव विकास ऐसा नहीं। मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में, मानव विकास के संदर्भ में, मानव विकास को ध्यान में रख करके अगर हम कोई बात करें तो हम ये मानते हैं कि मानव स्वयं साध्य है। मानव खुद क्या है, एक गोल है, वो खुद एक एंड है, ठीक है। एंड वो ए एन डी वाला नहीं, ई एन डी वाला है। तो मानव खुद एक गोल है। अगर मानव को पढ़ाने, उसको स्वस्थ करने के बाद उच्च उत्पादकता भी नहीं होती है, अगर प्रोडक्शन में भी इंक्रीमेंट नहीं होता, तो कम से कम वो समाज में मानव कल्याण का संवर्धन जरूर करेगा, मानव कल्याण की बढ़ोतरी जरूर करेगा, मानव कल्याण को बढ़ाएगा। क्योंकि मानव का विकास होगा, वो शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा। और हमने क्या कहा कि शिक्षित व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ उसका निजी लाभ नहीं होता, उससे समाज का भी लाभ होता है। जो शिक्षित व्यक्ति होगा वो ज्यादा कमाएगा, सोसाइटी के लिए ज्यादा पैसा दान करेगा। स्वस्थ व्यक्ति होगा वो दूसरे लोगों को मैसेज देगा कि भाई आस पड़ोस में सफाई रखा करो, ये खाया करो, ये मत खाया करो, ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है। तो शिक्षित और स्वस्थ व्यक्ति मानव कल्याण में तो संवर्धन करेगा ही करेगा, लोगों के भले के लिए तो जरूर काम करेगा ही करेगा, चाहे उत्पादकता बढ़े या ना बढ़े। तो मानव विकास की जो थ्योरी है वो ये मानता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य होनी चाहिए जिससे कि उस मानव का विकास हो, ठीक है, जिससे कि जो उसका गोल है, और उसका गोल वो खुद ही एक गोल है, ठीक है, वो खुद एक बेहतर स्तर पे हमारा पहुंचना हमारा गोल होता है, तो उसको अचीव कर पाए और लोगों का और भी सुधार कर पाए। अतः श्रम की उत्पादकता में सुधार के पक्ष को अनदेखा करते हुए भी बुनियादी शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अपना अलग महत्व हो जाता है। तो अगर एक बार के लिए हम श्रम की उत्पादकता के सुधार, कि भाई श्रम की उत्पादकता में जो सुधार है उसको अनदेखा कर देते हैं, हम मानते हैं कि पढ़ाई से, हम मान लेते हैं स्वास्थ्य से को जो उत्पादन शक्ति है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। आपने खूब पढ़ा दिया, आपने खूब प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए आपने खूब स्वस्थ बनाया, ठीक है, खूब पढ़ाया लिखाया, फिर भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, हम उसको एक बार मान लेते कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परंतु उसके बावजूद भी शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों का अपना अपना अलग अलग महत्व हो जाता है। ये दोनों अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये बड़ी जरूरी हो जाती है बच्चों। बुनियादी शिक्षा, सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य मिले। देखो बच्चों, मूलभूत आवश्यकता हमारी रकम है, रोटी कपड़ा मकान, और अगर इसके बाद कुछ है तो शिक्षा और स्वास्थ्य है। ये हर व्यक्ति को मिलनी ही मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, और हमें लेनी ही चाहिए। हमें पढ़ना इसलिए नहीं है कि एक नौकरी लग जाएगी और कुछ हो जाएगा, अरे भाई नहीं, पढ़ो, अपना खुद का विकास करने के लिए पढ़ो, खुद को जानने के लिए हमें पढ़ना चाहिए, स्वस्थ हमें रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी श्रम की उत्पादकता को दर्शाया गया कि ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिकार सिद्ध हो जाता है। तो इस बात से अगर हम लोग देखें तो प्रत्येक व्यक्ति का बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिकार हो जाता है कि उसको शिक्षा भी मिलनी चाहिए और स्वास्थ्य भी उसको मिलना चाहिए। इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या करा गया है, फ्री एजुकेशन का काम करा गया है, और उनको स्कूल बुलाने के लिए और उनको स्वस्थ रखने के लिए मिड डे मील जैसी योजनाएं चलाई गई कि आपको दोपहर में सरकारी स्कूलों में बच्चों को खाना खिलाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग सरकारों के द्वारा मुफ्त में दवाइयाँ, मुफ्त में इलाज की योजनाएं चलाना, ये सब स्वस्थ भारत और स्वस्थ बेहतर भारत बनाने के लिए काम करे गए हैं। तो भारत इन चीज़ों को पहले से समझ चुका है। दूसरे शब्दों में समाज के प्रत्येक सदस्य को साक्षर तथा स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है। तो समाज के प्रत्येक सदस्य को साक्षर, पढ़ा लिखा और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है। इसीलिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 के तहत हम लोगों को ये भी अधिकार है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हमें स्वच्छ पानी हमारे घरों पे पहुंचे, हमें बेहतर इलाज की सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराए, हमें शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए। ये हमारे अधिकार है, हमारा राइट है, और ये भारत का संविधान भी हमें देता है। तो यहाँ पर आपको मानव पूंजी और मानव विकास दोनों में डिफरेंस समझ में आया। मानव पूंजी क्या कहता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे निवेश करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी है, जो काम करने की क्षमता है, वो बढ़े। ओके, ये मानव पूंजी है। मानव विकास ये कहता है कि आप काम करने की क्षमता गई
भाड़ में, बेकार है वो, उसको एक बार साइड में कर दो। शिक्षा और स्वास्थ्य मानव जीवन के अभिन्न अंग है, उस पर खर्चा होना ही चाहिए, क्योंकि उससे मानव का विकास होगा, और उसका विकास होगा तो दूसरों के कल्याण के काम करेगा। तो मानव विकास और मानव पूंजी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। चलिए ओके, तो अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति। कि भारत में जो मानव पूंजी का जो निर्माण किया जा रहा है उसकी क्या स्थिति है, कितनी मानव पूंजी बन चुकी है, ठीक है, कितना मानव पूंजी, कितने लोग ऐसे हैं जो शिक्षित होकर करके, स्वस्थ होकर करके कितनी उत्पादकता हमारे लिए बढ़ा रहे हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मानव पूंजी निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्यस्थल प्रशिक्षण, प्रवसन और सूचना निवेश का परिणाम है। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था मानव पूंजी के स्रोत, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कि मानव पूंजी किस प्रकार से बनाई जा सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो उनमें से ये दो हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ। इसके बाद व्यक्ति काम ढूंढने के लिए जाता है, और उस पे जो उसको काम जहां ढूंढ लेता है, उसको कार्यस्थल पे जहां पे वो काम करने जाता है, उसको वहां पे वो ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि उसका काम करने का तरीका बेहतर होता है और अच्छा इंप्रूव होता है, काम सीख जाता है। ज्यादा अच्छे से काम सीखेगा तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। फिर अगर उसको कहीं पर अच्छा काम नहीं मिलता तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और वहां पे जाने से पहले सारी सूचनाएं लेता है, क्या होगा, कैसे होगा, कितना काम, कितना पेमेंट, क्या हेल्थ फैसिलिटीज रहेंगी, क्या बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज रहेंगी। ये सब, ये 5 चीजें क्या है, मानव पूंजी के निर्माण में एक बड़ा योगदान देती है। तो अब हमें यही देखना, देखो आज एक चीज बताइए, मकान किससे बनता है? मकान बनता है ईंटों से, मकान बनता है बजरी से, सीमेंट से, इन सब से मकान बनता है। तो मुझे मकान बनाने के लिए क्या जरूरी है? ईंट लेकर के आऊं, बजरी लेकर के आऊं, सीमेंट लेकर के आऊं, ये जरूरी है। तो उसी प्रकार से जब मानव पूंजी जो बन रही है वो शिक्षा से, स्वास्थ्य से, कार्यस्थल प्रशिक्षण से, प्रवसन से, सूचना निवेश से बन रही है। तो अब हम यही देखेंगे कि इन चीजों को लेकर के भारत में क्या काम है, इन चीजों पर कितना भारत काम कर रहा है, कितना पैसा खर्च कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। इनमें से शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूंजी निर्माण के दो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो दो है, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये तो सब बच्चों बात की बात है, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण मिलना, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, सूचनाओं को इकट्ठा करना, ये तो सब बात की बात है। सबसे पहले तो ये दो जरूरी है, शिक्षा और स्वास्थ्य मिलना बड़ा जरूरी है। जैसे यहाँ पे आपको तस्वीर दिखाई गई है, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ह्यूमन कैपिटल पे क्या करती है, खर्चा करती है, बहुत सारी ह्यूमन कैपिटल बनाती है, और फिर उससे देश में उत्पादकता बढ़ाती है। हम जानते हैं कि भारत देश की प्रशासन व्यवस्था संघीय है, जिसमें केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि है। आपने कक्षा 10 तक तो राजनीति विज्ञान पढ़ी है, ठीक है, उसमें अध्याय 2 जो राजनीति विज्ञान का था, संघवाद, उसमें आपने पढ़ा है कि भारत की जो व्यवस्था है वो संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है, जहां पर एक केंद्र सरकार होगी जो कि पूरे देश के लिए होगी, और एक राज्य सरकार होगी जो कि एक एक राज्यों के लिए, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, यहाँ के लिए होगी। दोनों अपना अपना काम स्वतंत्र होकर कर सकती है, और इनके सारे काम संविधान में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखे हुए होते हैं। मैं आप इकोनॉमिक्स वालों को इसलिए बताता हूं कि क्योंकि आपका 11th में पॉलिटी हो या ना हो तो आप भूल जाओ, तो इसलिए एक बार याद दिलाई देता हूं कि क्या होता है। तो संघीय व्यवस्था ये होती है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार भी है और फिर राज्य सरकार भी। उसके बाद हमने कक्षा 10 में पढ़ा था कि 1992 में स्थानीय निकाय आए, जिसमें सरपंच, नगर निगम, पंचायत, ये सब कुछ आए। तो हमारी जो देश की प्रशासन व्यवस्था है, जिस देश चलाए किस प्रकार से जा रहा है, संघीय व्यवस्था से। केंद्र सरकार के पास कुछ अपनी शक्तियां है, राज्य सरकार के पास कुछ अपनी शक्तियां है, और नगरीय जो सरकारें हैं उनके पास कुछ अपनी शक्तियां हैं। भारत के संविधान ने सभी स्तर के प्रशासकीय निकायों के कार्य, दायित्व को भी बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। तो भारत के संविधान ने सभी स्तर के, कि केंद्र सरकार के क्या काम होंगे, उनकी क्या जिम्मेदारियां, दायित्वों का मतलब क्या है, उनकी क्या जिम्मेदारियां, केंद्र सरकार के क्या काम है, उनकी क्या जिम्मेदारी, ये भारत का संविधान बिल्कुल क्लियर रूप से बताता है। राज्य सरकार के क्या क्या काम है, क्या क्या जिम्मेदारियां है, वो बिल्कुल साफ रूप से बताया। जो निकाय की सरकार है, जो लोकल सरकार है, जिसमें नगर निगम है, आपके सरपंच है, पार्षद है, इनके क्या काम है, इनकी क्या जिम्मेदारी है, ये भी भारत का संविधान बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता है। तो सभी तीनों स्तरों की जो सरकारें हैं, उनका काम, उनकी जिम्मेदारियां भारत का संविधान बिल्कुल स्पष्ट रूप से वर्णित करता है, स्पष्ट रूप से बताता है कि भाई आपको ये करना है और ये नहीं करना, और आपकी जनता के प्रति क्या जिम्मेदारी है, आपके जनता के ऊपर क्या अधिकार है, और जनता के आपके ऊपर क्या अधिकार है, ये सब कुछ भारत का संविधान स्पष्ट रूप से बताता है। ये तस्वीर आपको एक पंचायती राज की दिखाई गई है, जहां पर एक महिला जो है वो प्रधान है, सरपंच है, और वो लोगों को एक मीटिंग ले रही है, जिसको हम ग्राम सभा की मीटिंग कहते हैं। इसी प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर, वे तीनों ही प्रशासकीय स्तरों पर साथ साथ वहन किया जाता है। तो शिक्षा
और स्वास्थ्य, इन पर जो व्यय जो खर्चा करा जाता है वो तीनों स्तरों पर एक साथ वहन किया जाता है। वहन का मतलब एक साथ खर्चा उठाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार उठाएगी, राज्य सरकार नहीं, और राज्य ही उठाएंगी, तीसरे स्तर वाले, तीनों स्तरों पर होता है। लोकल लेवल पर भी होता है, ग्राम पंचायत, पंचायत है, नगर निगम, ये भी काम करते हैं, राज्य सरकार भी काम करती है और केंद्र सरकार भी काम करती है। क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को क्या है, बिल्कुल माइक्रो लेवल पर, बिल्कुल छोटे से छोटे लेवल पर जाकर के काम करने की आवश्यकता है। जैसे आज मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आज आपका टारगेट है कि भाई मुझे 80 में से 80 लेकर के आने हैं, आपका टारगेट बड़ा है, इंपॉर्टेंट है कि भाई पूरे में से पूरे लाने, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि एक एक चैप्टर की समरी पढ़ लो चलो भाई पेपर दिए आएंगे, नहीं। ऐसा नहीं कि एक एक टॉपिक को पढ़ लिया चलो ठीक है, नहीं। आपको एक एक शब्द को बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा। मतलब आप बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे गए हो, एक एक शब्द तक भी आप गए हो, क्या यार ये शब्द क्या होता है, इस शब्द की जगह मैं ये वाला ये प्रयोग कर सकता हूं, कर सकती हूँ, नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। तो बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा उसके लिए मैं बिल्कुल ज्यादा लेवल, ज्यादा नीचे जाना पड़ेगा। तो इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार काम कर देनी, राज्यों को भी करना पड़ेगा। और जो लोकल है, जो कॉलोनी की सरकारें हैं, जो गांवों की सरकार है, उनको भी काम करना पड़ेगा। तो ये जो खर्चा है वो तीनों ही स्तरों पे उठाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की देखरेख कर कौन रहा है, कौन संभालता है इन व्यवस्थाओं को। ये तस्वीरें जो आपको दिखाई गई हैं, ये जैसे स्कूली बच्चे हैं, इनको जो डॉक्टर्स हैं हमारे वो समझाने आएंगे बच्चों। भारत में शिक्षा क्षेत्र के विश्लेषण से पूर्व यहाँ हम शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर विचार करेंगे। तो हम पहले ये देखेंगे कि भैया शिक्षा और स्वास्थ्य की देखरेख कौन कर रहा है, ये बात तो बात की है। पहले हम ये देखेंगे कि क्या शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है या नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का जो दौर है वो पूंजीवादी दौर है। तो वहां पर क्या शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम जो मेन बात करेंगे इस अध्याय में वो शिक्षा की करेंगे बेटा, स्वास्थ्य के हम आगे के अध्याय में बात करेंगे। तो इसलिए ये मत पूछना गुरुजी शिक्षा की आई है, स्वास्थ्य तो आपने छुड़वा दिया, नहीं, कभी किताब भी खोल करके देख लिया करो, ठीक है। यहाँ शिक्षा का ही दे रखा है। हम जानते ही हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल निजी तथा सामाजिक लाभों को उत्पन्न करती है। इसी कारण इन सेवाओं के बाजार में निजी और सार्वजनिक संस्थाओं का अस्तित्व है। देखिए, अब शिक्षा और स्वास्थ्य की जो देखभाल है वो निजी और सामाजिक लाभों को उत्पन्न करती है। अगर आप लोगों को शिक्षा देंगे, आप लोगों को स्वस्थ करेंगे, तो उससे खुद को भी फायदा होगा और जो समाज है उसको भी फायदा होगा। आज मैं शिक्षित हूं तो मुझे तो फायदा है ही, पर इससे सोसाइटी को भी फायदा होगा। जैसे अपन ने पहले के लेक्चर्स में डिस्कस करा है, मैं स्वस्थ हूं तो उसका दूसरे सोसाइटी को फायदा होगा, मैं लोगों को जागरूक करने का काम करूंगा। तो इसलिए जब इस शिक्षा और स्वास्थ्य का फायदा हमें निजी इंडिविजुअल को भी है और हमें सबको, पूरे समुदाय को भी है, तो इसलिए यहाँ पर प्राइवेट संस्थाओं का भी होना जरूरी है और सार्वजनिक संस्थाओं का भी अस्तित्व है, दोनों ही मौजूद रहेंगी। मतलब देखभाल दोनों ही कर रही हैं, प्राइवेट वाले भी कर रहे हैं और सरकारी वाले भी कर रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर वे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं और उन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता, इसलिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो खर्चा होता है ना, वो दीर्घकालिक होता है, लंबे समय का होता है, उसके प्रभाव लंबे समय के बाद देखने को मिलते हैं। और इसलिए क्या है कि एक साथ उनको बदला नहीं जा सकता, आसानी से बदला नहीं जा सकता, इसलिए सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है, सरकार का इंटरफेरेंस जो है वो जरूरी है। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि प्राइवेट भी वही खर्चा करता है, प्राइवेट भी वहीं अपने पैसे निवेश करता है, वहीं पैसा इन्वेस्ट करता है जहां पर उसको प्रॉफिट नजर आ रहा हो। अगर उसको प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा तो वहां पर प्राइवेट कभी काम नहीं करता है, वहां काम करती है सरकार। सरकार वहां दो तरीके से काम कर सकती है, एक तो या तो खुद काम करना शुरू कर दे, नहीं तो प्राइवेट वालों को प्रोत्साहित कर सकती है कि आपको हम सब्सिडी देंगे पर आप काम करिए, हम आपकी मदद करेंगे, आपसे टैक्स कम ले लेंगे पर आप काम करिए। तो सरकार का हस्तक्षेप बड़ा ही जरूरी है। इसके अलावा क्या है बच्चों कि 1929 में एक महामंदी का दौर आया था, जो कि आपने कक्षा 10 की इतिहास के अध्याय 2 में पढ़ा था। महामंदी का दौर आया था। उस महामंदी के जो दौर है बच्चों, उस महामंदी के दौर से पहले यह था कि भाई बाजारों पे सरकार का कम से कम कंट्रोल होना चाहिए, परंतु उस महामंदी के बाद ये बात सबको समझ में आ गई कि भैया सरकार का कंट्रोल जरूरी है, सरकार थोड़ी सी रोक टोक लगा करके रखेगी तो वो सही है। तो यहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप बड़ा जरूरी है। शिक्षा और स्वास्थ्य, और शिक्षा और स्वास्थ्य बच्चों समाज को प्रभावित करने वाले विषय हैं, और जो समाज को प्रभावित करने वाले विषय वहां तो सरकार का कंट्रोल होना ही होना चाहिए। देखो, आज समाज में कोई एक अमीर व्यक्ति है, उसके लिए तो प्राइवेट के हजारों ऑप्शंस खुले हुए हैं, स्कूल भी है, हेल्थ फैसिलिटीज भी है, पर समाज में हमें ध्यान किसका रखना है, जो गरीब है, जिसके पास सुविधाओं का अभाव है,
उसका ध्यान तो प्राइवेट वाला नहीं रख रहा, तो उसके लिए सरकार की जरूरत है। सरकार समाज के लिए होती है, ठीक है। आज हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हम किसी संस्था को दोष नहीं देते, हम सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सरकार हमारी है। सरकार से अपनेपन का रिश्ता किसी प्राइवेट कंपनी से, प्राइवेट मालिक से नहीं है। हम सरकार को कहते हैं, अरे भैया जी आपको चुना था, अब आप बताओ क्या करें। तो सरकार का हस्तक्षेप, सरकार का इंटरफेरेंस जो है वो जरूरी है शिक्षा में और स्वास्थ्य में। मान लीजिए जब भी किसी बच्चे को किसी स्कूल या फिर स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में भर्ती करा दिया जाता है जहां आवश्यक सुविधाएं नहीं प्रदान की जा रही है, तो इससे पहले कि बच्चे को किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित किए जाने का निर्णय लिया जाए, पर्याप्त मात्रा में हानि हो चुकी होगी। देखिए, अब जब भी किसी बच्चे को किसी स्कूल में या स्वास्थ्य में भर्ती करा दिया गया, परंतु वहाँ पर इतनी सुविधाएं नहीं है, और जब तक दूसरे संस्थान में हम उसको स्थानांतरित करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, हो सकता है कि उस निर्णय लेने में देरी हो गई हो या उस बच्चे को कोई हानि हो गई हो। यही नहीं, इन सेवाओं के व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को सेवाओं की गुणवत्ता और लागतों के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं होती है। तो जो इन सेवाओं, शिक्षा और जो स्वास्थ्य है, ये जो सेवा ले रहे हैं, इनके जो उपभोक्ता है, ठीक है, इनको कभी कभार क्या होता है, पूरी क्वालिटी की जानकारी नहीं होती है, पूरी क्वालिटी की जानकारी नहीं होती, उसमें कितनी लागत, कितना उसका खर्चा लगेगा, उसकी पूरी जानकारी नहीं होती। तो उस समय हमें सरकार की आवश्यकता होती है। अब यहाँ से ये पॉइंट हम जानना चाह रहे हैं कि भैया शिक्षा और स्वास्थ्य के मामलों में सरकार का हस्तक्षेप क्यों जरूरी है। तो पहला कारण तो ये पता चल गया कि जो उपभोक्ता है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य लेने वाले जो लोग हैं, उनको उसकी क्वालिटी, उनके खर्चे के बारे में नहीं पता होता, तो इसलिए हो सकता है कि लूट ले। तो इसलिए सरकार कहती है तुम चिंता मत करो, हम बैठे हैं। और बच्चों देखो, एक दौर हुआ करता था जब ये कहा जाता था कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्या है कि सेवा है, धंधा नहीं है। परंतु मैं आज के दौर में देखता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, पर आज के दौर में स्कूलों को देख लीजिए, कोचिंग सेंटर्स को देख लीजिए, सब इतना प्रमोशन करते हैं, तो बड़े बड़े बैनर्स, ओ भैया ये स्कूल हमारे टॉप, ये स्कूल हमारे टॉप, ये हमारी स्कूल टॉप। और चलो शिक्षा का भी देखा सो देखा, परंतु डॉक्टर के भी, भैया ये मेरा बोर्ड है, मैं यहाँ पे इतनी बजे से इतनी बजे तक देखता हूँ। शहर में बोर्ड लगा रखे हैं, हॉस्पिटलों के बोर्ड लगे हैं बड़े बड़े, ये वाली हॉस्पिटल इस चीज की टॉप है, इस मतलब वो प्रमोशन करा जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट करा जा रहा है। और एडवर्टाइजमेंट किस लिए करेंगे, नहीं सब आप हमारे पास आओ, हमें पैसा दे करके जाओ। कहीं ना कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य धंधा, बिजनेस बन चुका है, परंतु वो गलत भी नहीं है। गलत क्यों नहीं है? क्योंकि आज जानकारी दे दी गई, साहब ये हॉस्पिटल है, तो यार पैसा तो आ जाएगा, कोई बात नहीं, एक बार चला गया। परंतु आज क्या है कि अलग अलग हॉस्पिटल खुलने से कंपटीशन बढ़ गया। हर हॉस्पिटल कोशिश करता नहीं साहब हम हमारी बेस्ट से बेस्ट मशीनरी, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर रखें और इंसान को बचाएं और उसको ठीक कर करके भेजें। ठीक है, तो अच्छी बात है। आज इतने कोचिंग सेंटर्स, इतनी स्कूल्स खुल गए, प्रमोशन कर रही है, और वो बच्चों को नहीं, बेटा अपना भविष्य बर्बाद मत करना, हमारे पास आ जाओ, बेस्ट है। तो हाँ, वो बात ठीक है कि आज थोड़ी बहुत हर जगह, हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा स्वास्थ्य की बात है, हर क्षेत्र में थोड़ी बहुत लूट मस्ती है और मस्ती है। परंतु आप ये चीज़ मान करके चलिएगा बच्चों, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आप लोग और मैं, हम एक गोल्डन टाइम में जी रहे हैं बच्चों, जिसे एक सुनहरा समय कहा जाता है ना, उस गोल्डन टाइम में जी रहे हैं। आज हम उस समय में, उस दौर में जी रहे हैं जिसकी कि हमारे पास हर चीज़ का मतलब एक क्लिक करने पे हमारे पास जानकारी आ जाती है। हम उस दौर में जी रहे हैं जिसमें कि आज भारत बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज सफलतापूर्वक कर पा रहा है। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ पर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा, बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी है, सुख सुविधा है, हमारे से पहले वाले लोगों के पास नहीं थी। और जो अब आने वाली जो पीढ़ियां रहेंगी ना बेटा, उनके पास हो सकता है कि और अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाए और सब कुछ मिल जाए, पर संसाधनों की बहुत भयंकर मारामारी होगी, रिसोर्सेज की बहुत भयंकर मारामारी होगी, ठीक है ना, और भयंकर वाला कंपटीशन हो जाएगा, मतलब समझ में नहीं आएगा क्या होगा। ये आज जो हम जी रहे हैं ना, ये हमारा गोल्डन टाइम है, जहाँ पर माहौल भी अच्छा है, संसाधन भी है और हमारे पास सुविधाएं भी हैं। ये बहुत सबसे बेहतर गोल्डन टाइम आज हम लोग जी रहे हैं बच्चों, और ये गोल्डन टाइम हमें ईश्वर ने दिया है, उसके लिए उनका धन्यवाद करिए कि हे प्रभु, बड़ा धन्यवाद हो आपका। इन परिस्थितियों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही संस्था एकाधिकार प्राप्त कर लेती है और शोषण करने लगती है। अब देखो क्या होता है कि कहीं पर भी कोई भी संस्था होगी, वो क्या कर लेगी, इन पर एकाधिकार प्राप्त कर लेगी, नहीं नहीं साहब हम ही देंगे, ये तो ऐसा और कोई दूसरा नहीं कर सकता। और फिर जब वो एकाधिकार प्राप्त कर लेती है तो फिर वो क्या करने लगती है, उपभोक्ता का शोषण करने लग जाती है। तो अब पहली जरूरत क्यों है सरकार की, इस शोषण से बचाने के लिए, ठीक है। मतलब उपभोक्ता के अधिकार कक्षा 10 में जो पढ़ा था आप लोगों ने, वो यहाँ पर आ जाता है कि उपभोक्ता को उसकी क्वालिटी के बारे में ज्ञान देने के लिए, उस सामान के ज्ञान देने के लिए सरकार की बड़ी आवश्यकता है।
यहाँ सरकार की भूमिका का एक स्वरूप ये हो सकता है कि वह निजी सेवा प्रदायकों को उचित मानकों के अनुसार सेवाएं देने तथा उनकी उचित कीमत उगाने को बाध्य करें। तो यहाँ पे पहला तो सरकार की भूमिका क्या है, जो प्राइवेट वाले हैं उन सेवा प्रदायकों, जो सेवा प्रदान करने वाले जो लोग हैं, उनको ये कह दे कि भाई आप कुछ उचित मानक के अनुसार काम करिए। मतलब आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो आप चलाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप ये इन चीज़ों का ध्यान रखिए, इसी हिसाब का अच्छा खाना आप लोगों को दीजिए। आप प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु देखिए हॉस्पिटल में थोड़ा ध्यान रखिए कि मरीज को ज़्यादा पैसा भी ना लगे और अच्छा इलाज मिलना चाहिए, कोई खराब इलाज भी नहीं होना चाहिए। तो कुछ मानक, कुछ स्टैंडर्ड तय कर दिए जा सकते हैं कि भाई इस हिसाब से आप काम करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उचित कीमत उगाने, मतलब आप सही कीमत उगाइए। आप ऐसा नहीं कि आप अंधाधुंध लूट मचा रहे हो, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो उन चीज़ों के लिए सरकार थोड़ी सी बाध्य कर सकती है। भारत में शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तर पर, देखिए तो शिक्षा क्षेत्र में संघ मतलब केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय है। दोनों जगह आपको केंद्र सरकार में भी शिक्षा मंत्री देखने को मिलेंगे और राज्य सरकार में भी शिक्षा मंत्री देखने को मिलेंगे। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो मंत्रालय लिखा है। देखो बेटा, एक होता है मंत्री और मंत्रालय उसका पूरा डिपार्टमेंट है। एक मंत्री के पीछे बहुत से लोग होते हैं, उसको 3-4 तो आईएएस अधिकारी मिले हुए होते हैं जो कि उसको ज्ञान देते हैं मंत्री को, साहब ये करो, ये मत करो, ये करना है, ये नहीं करना। और उसके अलावा बहुत बड़ी टीम उसके पास होती है। एक मंत्री के पास बहुत बड़ी टीम है। तो उस पूरे, ठीक है, अब वो अधिकारी हो गए जो कि सिर्फ मंत्री को काम बता रहे हैं, समझा रहे हैं। उसके अलावा उस मंत्रालय में और बहुत सारे जो लोग हैं काम करने वाले, उस मंत्री के साथ काम करने वाले, उनकी फाइलें टाइप करने वाले, उनका ध्यान रखने वाले, ये सब, इन सब को मिलाकर करके हम क्या कहते हैं, मंत्रालय कहा जाता है। इन सब को मिलाकर के हम मंत्रालय कहते हैं, मिनिस्ट्री कहा जाता है। तो मंत्री एक है, पर उस मंत्री के साथ मिलकर के सारे काम करने वाले जो लोग हैं वो पूरा एक मंत्रालय आ जाता है। तो शिक्षा मंत्रालय है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है। ये क्या है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद? ये है बच्चों एनसीईआरटी, ठीक है, जो किताबें आप लोगों की चलती है एनसीईआरटी, ठीक है, नेशनल काउंसिल एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या है? यूजीसी। यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। जितने भी देश में कॉलेज है ना बेटा, जितने भी कॉलेज है वो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटियों के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी के पास काफ़ी कॉलेजेस उसके अंडर में होते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सिटी जो चलती है वो यूजीसी के अकॉर्डिंग चलती है। यूजीसी उनको समय समय पर उनको पैसे देता है, ग्रांट देता है, ठीक है, और उनको गाइडलाइंस उनके जारी करता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ठीक है, तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ये सब इसमें आ जाते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तरों पर हम देखेंगे, स्वास्थ्य राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है का मंत्रालय है, तो यहाँ पे वहाँ पे शिक्षा का मंत्रालय था, स्वास्थ्य का भी होगा। विभिन्न संस्थाओं के स्वास्थ्य विभाग होंगे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद होगा, ठीक है, ये परिषद आपको देखने को मिल रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देश में जहां जनसंख्या का एक विशाल वर्ग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहा है, लोग बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर पर्याप्त व्यय नहीं कर सकते। तो आपको पता है कि भारत जैसे विकासशील देश में एक बड़ा वर्ग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहा है, ठीक है। हम ये बात जानते हैं कि करीबन 22% जो लोग हैं, ठीक है, अगर शायद मेरा डेटा सही हो, ठीक है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, ठीक है, पर अपन लोगों ने निर्धनता वाले चैप्टर में पढ़ा था, शायद 22% के आसपास का पॉपुलेशन है जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्याप्त कर रही है। तो वो लोग सही से अपने शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्चा नहीं कर पाते, तो इसलिए भी सरकार की जरूरी है कि उनके लिए काम कर सके। यही नहीं, भारत की अधिकांश जनता अति विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल और उच्च शिक्षा का भार वहन नहीं कर पाती है, ठीक है। तो अब भारत की अधिकांश जो जनता है वो अति विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल, अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर पाती है। और कुछ बच्चों को स्कूल तक पढ़ा देते हैं, तो जो हायर एजुकेशन होती है कॉलेज की, उसके बाद और आगे की तैयारियां, वो लोग नहीं करा पाते हैं। तो वहाँ पर भी हमें सरकार की जरूरत होगी कि सरकार उन लोगों के लिए काम करे। जब बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को नागरिकों का अधिकार मान लिया जाता है, तो ये अनिवार्य है कि सभी सुपात्र नागरिकों को, विशेषकर सामाजिक दृष्टि से दलित रहे वर्गों को सरकारी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करें। तो जब बुनियादी शिक्षा को, स्वास्थ्य को हम लोग क्या मान लेते हैं, नागरिकों का अधिकार मान लेते हैं, ठीक है। जैसे आर्टिकल 21 की बात हम लोगों ने करी है, सब कुछ, ठीक है। तो बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य को जब नागरिकों का अधिकार मान लिया गया, और उसमें भी जो सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए हैं, चाहे वो दलित समुदाय के हों, चाहे वो पिछड़ी जाति के हों, चाहे वो महिला हो, चाहे वो गरीब हो, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, जो समाज में पिछड़े हुए हैं, उनको तो कम से कम ये सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करना
सरकार की एक जिम्मेदारी बन ही जाती है कि सरकार इनको निःशुल्क में वो सुविधाएं प्रदान करे जिससे कि वो अपने शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास कर करके एक मानव विकास कर सके और देश के लिए बेहतर काम कर सके और खुद को भी अच्छी जगह पहुंचा सके। ओके, 100% साक्षरता और भारतीयों की औसत उपलब्धियों में प्राप्त वृद्धि के लिए केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें पिछले कई वर्षों से अपने शिक्षा क्षेत्र पर व्यय में वृद्धि करती आ रही है। तो 100% साक्षरता और भारतीयों की औसत उपलब्धियों में कि भाई 100%, 100% लिटरेसी रेट हो, मतलब पूरा भारत पढ़ा लिखा हो और सब ज़्यादा उनकी आयु हो बढ़े, ठीक है। इस सब में सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों खूब मेहनत कर रही हैं। पिछले दशकों में काफ़ी पैसा शिक्षा के क्षेत्र में खर्चा करा जा रहा है, ठीक है, इन्वेस्ट करा जा रहा है कि नहीं साहब लोग पढ़े लिखे स्वस्थ रहे, जिससे कि वो खुद का भी विकास कर सके और देश का भी विकास कर सके। अब ये हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि किस प्रकार से शिक्षा में व्यय करा जा रहा है। वो दो प्रकार से देखेंगे, एक तो टोटल जो जीडीपी हमारे पास आ रही है उसका कितना % हमारी शिक्षा पे खर्चा हो रहा है, और दूसरा सरकार अपने बजट का कितना खर्चा कर रही है, ठीक है, टोटल सरकार अपने बजट का कितना खर्चा कर रही है। ये दोनों बातों की दृष्टि से हम लोग आगे के लेक्चर में समझेंगे, परंतु आज के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा और ये भी बताया करो बच्चों की कैसा लग रहा है, क्योंकि आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स, आप लोगों के अच्छे कमेंट्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, हमें और काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। और अगर आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते हो, सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, तो फिर हमारे सोने पर सुहागा हो जाता है कि मज़ा आ गया, बच्चों को तक सब तक पढ़ाई पहुँच रही है। तो वो भी करिए और डिस्क्रिप्शन में आर्ट्स का टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।